नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम के पेपर में हड़प्पा सभ्यता लिखी है या सिंधु घाटी सभ्यता लिखी है या फिर सैंडव सभ्यता लिखी हो या फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता लिखी हो, मतलब वही है। आज हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर वो है सैंडव सभ्यता की आर्थिक स्थिति। कैसे आर्थिक स्थिति के बारे में जानेंगे। हमने सामाजिक स्थिति पढ़ ली, नगरीकरण पढ़ लिया, धार्मिक स्थिति पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति, क्योंकि बिना अर्थ के इतने बड़े नगरों का निर्माण होना तो पॉसिबल नहीं था। बिना धन के, अर्थ नहीं धन है। तो देखो, पहले हम पढ़ेंगे कृषि व्यवस्था, कृषि के बाद। आप ये देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितने बड़े बड़े नगर थे, जिसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा गया है। और इतने बड़े नगरों का विकास और इतने बड़े नगरों की बसावट होना और उसका सही तरीके से डेवलपमेंट होना, ये अपने आप एक बड़ी बात है। और ये जो डेवलपमेंट है, ये बसावट है, ये बिना इकोनॉमिक कंडीशन के पॉसिबल नहीं है। जब तक किसी की इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो वो चीज का डेवलपमेंट होना थोड़ा मुश्किल है। बिना इकोनॉमिक कंडीशन के, अच्छी कंडीशन के किसी चीज का, किसी स्ट्रक्चर का अच्छा डेवलपमेंट करना पॉसिबल नहीं। आप ये देखो कि इतने बड़े बड़े नगर हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल जैसे बड़े बड़े नगर हैं, और तो उनका डेवलपमेंट किस आधार पर हुआ होगा, तो उसका डेवलपमेंट इकोनॉमिक बेस पे हुआ होगा। तो ये याद रखना। आप देखो, पढ़ते हैं कृषि व्यवस्था। तो कृषि व्यवस्था में हम ये देखते हैं कि जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे वो सभी कहाँ थे? किसी न किसी जल स्रोत के किनारे थे। किसके किनारे? जलीय स्रोत के किनारे। आपको पता हो कि बिना पानी के कोई भी चीज, कोई भी सभ्यता डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि उस टाइम पर बोरवेल तो थे नहीं कि बोर खुदाकर पानी निकालिए। तो उस टाइम पर जो प्राकृतिक रूप से जो संसाधन अवेलेबल थे, उन्हीं से पानी का आपूर्ति की जाती थी। ये आपको पता होना चाहिए। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें प्रमुख जो नदी है वो है सिंधु नदी। इसी के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पड़ा। इसी के आसपास काफी सारे नगर थे। तो उस टाइम पर जो सिंधु नदी थी, इसकी जो बाढ़ आती थी, इसकी प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से उपजाऊ मिट्टी आसपास के क्षेत्र में जमा हो जाती थी। जैसे कि ये नदी है, इसमें बाढ़ आई तो आसपास के एरिया में क्या है, ये पानी फैल गया। इसके अपने साथ जो मिट्टी लाई यूं करके बाढ़ से, तो ये जो मिट्टी थी, इस मिट्टी में क्या थी? काफी सारे पोषक तत्व थे, उपजाऊ थी, उर्वरक थी। तो इसमें क्या है कि बिना सिंचाई के बिना ही अच्छी फसल हो जाती थी। यानी कृषि उत्पादन काफी ज्यादा था, याद रखना। क्योंकि जो बाढ़ के दौरान जो मिट्टी लाई जाती है नदियों की बाढ़ से, उसमें काफी सारे नमी होती है। उस नमी में अगर आप कृषि करते हो तो क्या होता है कि उसमें बिना सिंचाई के अच्छी फसल हो जाती है। जैसे कि जो आज के आधुनिक भारत की बात करें तो गंगा वाला एरिया जो है, जिसे हम ज्योग्राफी की भाषा में क्या कहते हैं, उत्तर का विशाल मैदान।
उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं, गंगा यमुना दोआब। इस एरिया में क्या है कि काफी अच्छी मात्रा में कृषि उत्पादन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस एरिया में पानी की कमी नहीं है। गंगा नदी और उसके आसपास वाले एरिया जो है उसमें क्या काफी मात्रा में प्रतिवर्ष हर बार बाढ़ आने से उपजाऊ मिट्टी बिक जाती है। इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, आपको ज्योग्राफी में पता होगा, जलोढ़ मिट्टी। और इस जलोढ़ मिट्टी में कृषि काफी अच्छी होती है, ये भी पता होगा। तो सिंधुवासी क्या करते थे, इस नदी के आसपास वाले एरिया में जो मिट्टी बच जाती थी बाढ़ के दौरान, उससे क्या करते थे, उसमें कृषि करते थे, जिससे कृषि अच्छी होती थी। और ये आपको पता होना चाहिए कि जब तक कृषि अधिशेष नहीं होगा, क्या होगा, कृषि अधिशेष, यानी कि कृषि की जो फसल है वो आपूर्ति की मतलब खपत के बाद जो बचती थी, खपत के जब बाद जो बचती थी वो क्या कहाँ जाती थी, शहरों में जाती थी। तभी हमने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे नगरों में अन्नागार पढ़े। क्या पढ़े? अन्नागार। आपने पढ़ा होगा अन्नागार के बारे में, बताया मैंने कि 6 की पंक्तियों में 12 अन्नागार मिले। ठीक है, दो पंक्तियों, 6 की 2 पंक्तियां अन्नागार मिले। तो अन्नागार क्या थे? कहा क्या जमा होता था? वहां पर स्टोर होता था अधिशेष वाला बचा हुआ। अधिशेष का मतलब होता है बचा हुआ, प्रोडक्शन ज्यादा था, खपत कम थी। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में इस आधार पर ये अंदाजा लगाते हैं कि उपजाऊ मिट्टी थी, कृषि काफी अच्छी मात्रा में होती थी, और खपत के बाद क्या है कि अधिशेष बच जाता था। तो इसका मतलब क्या है कि उत्पादन क्या था, उत्पादन ज्यादा था, खपत से ज्यादा था, खपत से उत्पादन खपत से ज्यादा था। याद रखना, जब उत्पादन खपत से ज्यादा होगा तब क्या होगा कि जो माल बच जाता था उनको स्टोर किया जाता था, और कुछ माल को बाहर क्या कर दिया जाता, व्यापार कर दिया जाता था, उसका बाहर के देशों में उसे भेज दिया जाता था, एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, यानी कि निर्यात कर दिया जाता था। कोई भी चीज है, कृषि की कोई भी फसल रही हो, कोई भी अन्न रहा हो उसका, तो इस प्रकार से कृषि उपजाई जाती थी। अब कौन कौन सी फसल को उगाते थे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के हमें अवशेष नहीं मिले। क्या नहीं मिले? सिंचाई व्यवस्था की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो। केवल हमें क्या मिलते हैं, सिंचाई के कोई नहरें प्राप्त नहीं होती, क्या मिलते हैं, गड्ढे मिलते हैं, गड्ढे, पानी के गड्ढे। मतलब जैसे कि खेत किसी ढलान वाले एरिया में क्या कर देते हैं, जहां से पानी लेके आ रहा है वहां पर बड़ा गड्ढा खोद दे, चौड़ा गड्ढा, गहरा चौड़ा, उसमें पानी स्टोर हो जाता था। उससे क्या करते थे वो, फसल को जैसे पानी चाहिए उस हिसाब से पानी निकाल कर उसे सिंचाई कर देते थे। याद रखें, सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, गड्ढे मिलते हैं, अपवाद स्वरूप मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलते। ठीक है, ये व्यवस्था थी। ठीक है, और ये देखो समझ में आया। अब ये पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन सी फसलें वो उपजाते थे, जिसमें गेहूं और जौ सबसे प्रमुख रहेगी। गेहूं और जौ, फसलें देखो, सिंधु गेहूं और जौ बहुत मात्रा का, ये प्रमुख फसल थी वहां की। इसमें गेहूं की 2 प्रजातियां और जौ की 3 प्रजातियां वे क्या करते थे, उनको उगाते थे। इसके अलावा चना है, सरसों है,
मटर है और दालें, ये प्रमुख थे, प्रमुख फसलें थी। इसके अलावा देखो और क्या थी, सरसों, मटर, दाल। ये प्रमुख खाद्यान्न फसलें थी। खाद्यान्न, खाद्यान्न मतलब खाने योग्य। और देखो सब्जियां, देखो तो सब्जियां थी, सरसों, मटर वगैरह, दालें वगैरह। इसके अलावा खजूर, खजूर है, केला है, नींबू है, खजूर है, केला है, नींबू है। शायद केला का तो पता नहीं, केला है शायद। खजूर है, नींबू है, नारियल है, अनार। इनका प्रोडक्शन करते हैं। ये सब्जियां हैं, ये फल है, और ये क्या है, खाद्यान्न। ये भी खाद्यान्न है, सरसों वगैरह। ये दालें, मटर और दालें का सब्जियां हैं। ये मत कर देना इसमें कि पपीता, अमरूद या फिर पाइनएप्पल, ये नहीं थी उस टाइम पे। आलू मत कर देना, आलू भी नहीं था उस टाइम पे। ये कुछ गिनी चुनी फसलें थी। अब देखो, जब ये जो खेती तो करते थे, खेती के लिए हमें खेती के साक्ष्य किसे प्राप्त होते थे, खेती करते थे कि नहीं करते थे वो, क्योंकि कालीबंगा में हमें, कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। मतलब कि खेत को जोतते थे वो, जैसे आज अपन जोतते हैं वैसे। तो कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। और जोतते किससे थे वो खेत को, हल से जोतते थे। अब हल के साक्ष्य कहां से मिले, तो देखो हल के जो साक्ष्य हैं, एक तो हमें खेत, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, तो इससे पता चलता है कि ये हल की हराए हैं। क्योंकि जो खेत जो जुता हुआ मिला है, उसे लगता है कि वो वैसे ही वैसे जैसे आज हम हल से जोतते हैं, उसी प्रकार का है। जो हल है, इसका जो एक लकड़ी का या किसी तांबे का हल नहीं प्राप्त हुआ है, किसी धातु का, लकड़ी का में प्रॉपर हल नहीं प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, मिट्टी के हल का मॉडल प्राप्त हुआ है। खिलौने टाइप हल का मॉडल प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है, देखो एक बार मोहनजोदड़ो से, जो कि क्या है, खंडित है। ये खंडित है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पर एक मिला है बड़ावली से, ये सही है, बड़ावली वाला स्पष्ट है, वैसा ही है, वैसा ही दिखता है जैसे आज हल दिखता है वैसे। ठीक है, तो ये हल था। इसके अलावा कृषि में जो फावड़े वगैरह जो यूज आते हैं, कृषि उपकरण है, इसके बारे में बात की जाए तो विद्वान मानते हैं कि तांबे, कांसे, पत्थर और लकड़ी के रहे होंगे। हंसिया जो होती है फसल को काटने की, वो तांबे कांसे की होगी। फावड़े रहे होंगे तांबे कांसे की। पत्थर की हंसिया रही होगी, इसे लकड़ी का हत्था लगाकर काटते होंगे, तो कृषि उपकरणों के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से फसल उपजाई जाती थी और उनका प्रोडक्शन होता था। और प्रोडक्शन होने के बाद क्या करते थे, उनका जो अपनी खपत के अकॉर्डिंग रख दिया जाता था, बाकी को
एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ फसलें कृषि व्यवस्था होगी। अब देखो पशुपालन, इसके बाद ठीक है, समझ में आया कि कौन कौन सी फसलें थी और किस प्रकार से वो उपजाते हैं। इसके अलावा एक और चीजें देखो, जो एक बाजरा भी था यहाँ पे, क्या बाजरा, बाजरा। और हल के लिए कहा जाता है कि बैल के द्वारा जैसे हल सीखा, अब वो किया जाता था कृषि व्यवस्था में, उसका यूज किया जाता था, बैल के जरिए खेत जोता जाता था। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक लोथल से चावल के साथ से प्राप्त है। लोथल में क्या है कि एक मटका मिलाया, मटके में चावल की भूसी मिली। ठीक है, तो याद होना चाहिए आपको। और एक चीज और बता दूं मैं, जो इसे बता देता हूं पहले, ये देखो, ये जो इंडस वाला एरिया है पूरा, ये इतना बड़ा एरिया था पूरा सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता का। तो इस एरिया में क्या था कि पहले पानी, यहाँ पर रेगिस्तान नहीं थे इस वाले एरिया में, यहाँ पे जो रेगिस्तान है थार का, सिंध में, इस वाले एरिया में पहले यहाँ पर रेगिस्तान नहीं थे। यहाँ पर जल के स्रोत थे, पहले का जल के स्रोत थे, काफी सारा जंगल था, नदियां बहा करती थी, सरस्वती नदी बहा करती थी इधर से, गंगा नदी, सिंधु नदी इधर थी। ये बलूचिस्तान वाला एरिया है जो आज रेगिस्तान है, इधर भी बंजर है, इसमें भी काफी सारे पानी की मात्रा थी। तो इस एरिया में काफी सारा क्या होता था, प्रोडक्शन होता था, खेती होती थी, मतलब याद रखना है आपको, जंगल में इस टाइम में तो पानी का कमी नहीं थी, वर्षा खूब होती थी उस टाइम। और देखो अगला, देखो पशुपालन। देखो जो सिंधुवासी थे वो विभिन्न प्रकार के पशु पालते थे। अब देखो पशु जो पालते थे वो उनके दो कारण थे पशुपालन के। एक था दूध व मांस प्राप्त करना, और एक था कृषि एवं अन्य कार्यों के लिए। एक तो खाने पीने के लिए दूध प्राप्त करना, मांस प्राप्त करना, और कृषि एवं अन्य कार्यों के लिए। अब देखो दूध और मांस तो पता है आपको किससे प्राप्त होता है। दूध किससे प्राप्त होगा, बकरी से, भेड़ से, भैंस से, इनसे प्राप्त होता है। इसके साथ ही बकरी से मांस से प्राप्त होता है, भेड़ से मांस प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है। इसके अलावा मुर्गियां हैं, और मोर का भी बताया जाता है, मोर को भी, क्योंकि मोर का जो अंकन है, ये मोर का, ये मृत भांडों पर काफी हुआ है। मृत भांडों पर इसका चित्र काफी ज्यादा मिले, मोर के चित्र। तो ऐसे माना जाता है कि मोर को पालते थे, पालने के शौकीन भी थे, और उसे पकाकर खाते भी थे, मतलब अपने भोजन के लिए उसे यूज भी करते थे। अब मोर को कैसे खाते थे, जब राजा अशोक के बारे में आप पढ़ोगे, मौर्य सम्राट अशोक, उसके दरबार में मोर बनता था, तो उससे पहले तो कोई धर्म वगैरह ऐसा कुछ था नहीं कि इसको खाना नहीं आज की तरह। तो उस टाइम पर खाते थे अपनी उदर पूर्ति के लिए। जब अशोक खाता था तो वो उससे 2000 साल पहले तो आम बात थी, तो मोर को भी खाते थे।
ठीक है। अब कृषि कार्य के लिए देखो, कृषि वाले कार्य, अन्य कार्यों में जैसे यातायात आ गया, बैलगाड़ी वगैरह यूज करने में। देखो इसमें आएगा बैल आएगा, हाथी आएगा, ऊंट आएगा, ठीक है। ऊंट के अलावा गधा आएगा, ठीक है। कुत्ता भी आएगा, बिल्ली भी आएगी। ये कुत्ता और बिल्ली जो है ये सुरक्षा की दृष्टि से रखे जाते थे घर में, एक सिक्योरिटी के तौर पे। और क्या करते थे, कुत्ते को जो लोग थे शिकार पर भी लेके जाते थे अपने साथ, शिकार ढूंढने में मदद करता था कुत्ता। तो कुत्ते को पालते थे, वो आज ही पालते थे, सिक्योरिटी के लिए पालते। आज तो कुछ टाइम पर सिक्योरिटी भी करता था, पशुओं की रक्षा भी करता था, जानवरों से बाड़े में पशु वगैरह बंधे होते थे उनकी। और जब व्यक्ति शिकार पर जाता था तो क्या कर लेते थे, शिकार में मदद करता था। बैल देखो, बैल का जो अंकन है, इनका बैल और हाथी का अंकन है जो क्या मिलता है हमें, हड़प्पा की मुहरों पर इसका अंकन काट दिया हुआ है। कुबड़दार बैल का, कुबड़दार बैल का अंकन हुआ, हाथी का अंकन मिलता है मोहरों पर। गधे के में हड्डियां मिली है, याद रखना। ऊंट की क्या मिली है, ऊंट की भी हड्डियां मिली है। कहां से मिली ऊंट की हड्डियां, कालीबंगा से। लेकिन ऊंट कम पाला जाता है, इतना याद रखना, इतना विशाल मात्रा में ऊंट नहीं था, क्योंकि रेगिस्तान वाले एरिया नहीं था उस टाइम पे। जब ऊंट पाले जाते थे, लेकिन रेगिस्तान वाले एरिया नहीं थे, इस वजह से ऊंट कम पाले जाते थे, क्योंकि ऊंट की साक्ष्य में कमी प्राप्त हो, ठीक है। कुत्ता बिल्ली समझाई दी मैंने। इसके अलावा कुत्ते बिल्ली के साक्ष्य कैसे मिलते हैं, कुत्ते बिल्ली के क्या मिले हैं हमें, इसकी वो मिली है आकृति मिली, तांबे की आकृति मिली है, तांबे की आकृति कुत्ते की, तो लोथल से, कहां से, लोथल से, मतलब ऐसे खिलौने टाइप खिलौने मिला है कुत्ते के। और कुत्ते बिल्ली के क्या मिले हैं, एक ईंट पर कुत्ते व बिल्ली के पैरों के निशान मिले। मतलब कैसे कि ईंट को सुखाया जा रहा धूप के अंदर, तो गीली ईंट पर क्या है कि कुत्ता और बिल्ली भाग रहे थे, यानी बिल्ली का पीछा कुत्ता कर रहा था, तो भागते भागते उसके पैर छपके उस ईंट पर, ये था एक ईंट पे मिले इनके पट्टे के निशान, ठीक है। ये दूसरे पशु हो गए। इसके अलावा लोग वहां क्या करते थे, मछली का भी व्यवसाय करते थे, मछली पकड़ते थे। मछली का क्या करते थे, भोजन यूज करते थे वो, क्योंकि मछली की काफी सारी हड्डियां प्राप्त हुई हमें। इसके अलावा तांबे का मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है, याद रखना। जगह के हिसाब से था कि जिस एरिया में मछली अवेलेबल है उस एरिया में मछली भी खाई जाती थी, और जिसमें नहीं है उसमें अदर मांस के स्रोत, याद रखना, ठीक है। और इनसे क्या मिलता है, ऊन वगैरह प्राप्त होती है भेड़ ऊंट से, तो ठीक है। तो ये पशुपालन था। अगला देखो, थोड़ा मैं ज्यादा हो गया।
देखो अगला देखो, शिल्प व व्यवसाय। लोग क्या करते थे यहाँ पर, कुम्हार मतलब मिट्टी का काम, कुंभकारी, बढ़ई, धातु का काम, पत्थर का काम आदि काम होते थे। देखो मिट्टी के क्या मिले, मिट्टी के क्या मिले हमें, मृदभांड मिले हैं। क्या मिले, मृदभांड। तो मृदभांड जो है वो काफी संख्या में मिले हैं। मृदभांडों के बारे में मैंने पहले बताया कि सिंधु घाटी से जो मृदभांड मिले हैं वो लाल व गुलाबी है, सफेद भी है, जिन पर क्या है, काले रंग से चित्रण है। याद रखना, मृदभांड काफी संख्या में मिले हैं, जिनमें प्याले हैं, दस्तरियां हैं, नाद हैं, हांडियां हैं, कुल्हड़ हैं, तो ये चीजें प्राप्त हुई है। और मृदभांड उद्योग काफी विस्तृत मात्रा में था वहां पे, क्योंकि कुंभकारों की हमें बस्तियां मिली हैं, उनके भट्टे मिले हैं। इसके अलावा ईंटों का भी निर्माण कुंभकार करते थे, ईंटों का, क्योंकि ईंटों के भट्टे मिले हैं कुंभकारों के। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो जिस चीज से भवनों का निर्माण हुआ है, इतने सारे विशाल भवन थे, तो भवनों का निर्माण किस आधार किन चीजों से, ईंटों से हुआ है। तो ईंटों का प्रोडक्शन भी होगा। तो ईंटों का जो प्रोडक्शन था ये अधिकतर कहाँ होता था, ये होता था चनहूदड़ो में। कहाँ पे, चनहूदड़ो में उस टाइम का ये फैक्ट्री नगर था चनहूदड़ो। तो कुंभकारों के क्या थे, कुंभकारों द्वारा ईंटें बनाई जाती थी, विशाल मात्रा में ईंटों का प्रोडक्शन होता था यहाँ पे। ठीक है, मृदभांड बनाए गए। मृदभांड जो बनते थे किससे बनते थे, चाक व हाथ से। याद रखना है आपको, चाक व हाथ से। ठीक है, उस टाइम के कारीगर क्या थे, काफी कुशल थे। और उस टाइम की जो इकोनॉमिक व्यवस्था भी वैसी थी कि वो कहते थे मांग और आपूर्ति, मांग और आपूर्ति उस सिस्टम पर आधारित थी पूरी। मतलब कि मांग भी आ रही है और किसकी आपूर्ति भी हो रही है, चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, खपत भी हो रही है। तो उस जो साइकिल है वो चलता रहता था, कैसा नहीं रुक गया। उसकी डिमांड भी होती थी, उसको किसी चीज की डिमांड भी होती थी। यहाँ से सामान इधर गया, इसको इसने इधर दिया, इसको इधर दिया, इसने इसको दिया, तो साइकिल घूमता रहता था। इकोनॉमिक बैलेंस था, पैसा घूमता रहता था उस टाइम। अब जो उस टाइम पे जो है, अभी अगर पैसा था या वस्तु विनिमय था, कहा जाता है कि वस्तु विनिमय भी था और कुछ पैसे, कुछ कीमती वस्तुओं का लेन देन भी होता था। ठीक, तो ये है। बढ़ई में देखो लकड़ी का काम होता था। लकड़ी के काम में जैसे चारपाई है, खिड़कियां है, मेज, कुर्सी आदि। और इसके अलावा कुछ और जैसे कि बैलगाड़ी वगैरह बनाना है, उनका यूज किया जाता लकड़ी का। इसमें धातु का काम देखो, आपको पता है धातु में क्या है, तांबे का यूज किया जाता था। तांबे में तांबे के में टेन मिला दो तो कांसा बन जाता, कांसा। इसके अलावा इसमें लोहा को मत करना, लोहा उस टाइम पे नहीं था, लोहा नहीं था उस टाइम पर। इसके अलावा सोना, चांदी, इससे लोग परिचित थे। सोना चांदी क्या बनते थे, आभूषण बनते थे। भाई आभूषणों में देखो, आभूषणों में क्या थे, ये धनाढ़ वर्ग था, धनाढ़ वर्ग, इसके लोग इसे इनको पहनते थे, सोने चांदी की चीजों को।
तांबे के काफी सारे क्या मिले हैं, क्या मिले, औजार मिले हैं, उपकरण मिले यहाँ से तांबे के। कांसे के मिले हैं, तांबे का कांसे की बात की जाए तो कांसे में सबसे उत्कृष्ट जो कारीगरी की मिसाल है वो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति कांसे की है। सबसे उत्कृष्ट नमूना है ये धातु के काम का। तांबे के दर्पण मिले हैं, तांबे के एक वो क्या मिली है, तांबे का पत्र मिला है, सिंधुगढ़ सभ्यता की लिपि उत्कीर्ण तांबे की मोहरें मिली है। इसके अलावा मिट्टी पे देखो, मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई है, मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए ना, खिलौने। इसमें क्या है, घोड़ा, घोड़े के, कुत्ते के, आदि के हैं, गधे के, काफी सारे खिलौने प्राप्त है मिट्टी के। मिट्टी के क्या मिले हैं, मिट्टी की बात की जाए तो मिट्टी के मटके प्राप्त हुए हैं। इसकी बात की जाए जिसमें आभूषण है, पिन है, ईयर रिंग है, और भी बहुत सारे सोने का हार है, कर्णफूल है, लोथल से एक सोने का हार मिला है। तो ये सारी चीजें इसमें आएगी धातु के काम में। पत्थर के काम में देखो कितने अलग सिंधु सभ्यता उसका उस आसपास एरिया में पत्थर का भाव था, लेकिन कहीं इसका बाहर से पत्थर क्या कहते इंपोर्ट करते थे। तो क्या अर्ध मूल्यवान जो पत्थर होते थे, अर्ध मूल्यवान पत्थर का उपयोग करते थे। और पत्थरों से क्या बनते, उसमें क्या बनाया जाती, पत्थरों से, पत्थर के काम में क्या होते थे, मूर्तियां बनाई जाती थी, मोहरे बनाई जाती थी, बाट बनाई जाती थी, याद रखना, बाट, बटखरे आदि। इसके अलावा वो बताइए आपको हड़प्पा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई है। इसमें एक पत्थर की मूर्ति किसकी मिली है, सात पुजारी की मिली है। मातृदेव की मूर्ति मिली है पत्थर की। या आपको बताओ ये भी क्या है, पत्थर के काम का पत्थर के काम को दर्शा रहा है कि यहाँ पत्थर का काम होता था। मोहरे, पत्थर की मोहरे मिली है, पत्थर की बाट मिली, बटखरे मिले हैं, नापतोल की बाट आवश्यक थी, उसका पत्थर के बनाए जाते, बटखरे बनाए जाते थे। ठीक है, तो सारा काम पत्थर का था। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जैसे हड्डी के, हाथी दांत के उपकरण बनाए जाते थे। हाथी दांत का स्केल मिला है कहां से, लोथल से। तो इस सभी चीजें क्या किससे दर्शा रही है, इकोनॉमिक व्यवस्था को दर्शा रही है। किसकी इकोनॉमिक व्यवस्था, सिंधु सभ्यता की। और अब बात करें बाटों की, एक और रह गया अपना सोने चांदी में उससे उत्पत्ति थी। देखो बाढ़ किससे बनते, पत्थरों के होते थे। और बाढ़ के जो मानकीकृत थे 16 के गुणांक में, यानी कि 1:2, 4:4, 6:8 इस टाइप से थे, ऐसे 10, 12, 14 और 16 इस टाइप के बाढ़ थे। 1 किलो बाढ़ 2, 3, 4 के 6 का 8 का, इसके हिसाब से हिसाब से बाढ़ थे। मतलब 1 किलो का बाढ़ 2 किलो का, 4 किलो का, 6 किलो का, 10 किलो का, 20 किलो का, 12 किलो, 14 किलो, 16 किलो। अब इसको 19 किलो तोलना है तो क्या करेगा, 16 किलो प्लस 3 किलो प्लस 16 किलो का 19 किलो तोलना है, तो 16 किलो का एक 2 किलो का कितना हो गया, 18 और 1 किलो का हो गया। ठीक, 21 किलो तोलना है, 21 किलो देखो 16 प्लस 4 प्लस 1, तो इस हिसाब से 1 किलो का, 2 किलो का, 4 किलो का, 6 किलो का, 8 किलो का, 10 किलो का, 12 किलो का, 14 किलो का, 16 किलो, इस हिसाब से बाट बनाया जाता है। इस मान के इससे गुणांक के हिसाब से। ठीक है, कि बाट, ये बाटों का सिस्टम हो गया। बाट अर्धमूल्यवान पत्थर के बनाए जाते, जट के बनाए जाते थे। अर्धमूल्यवान पत्थरों की बात की जाए, इसकी बात की जाए तो इससे वो और चीजें बनती, जैसे कि
आभूषणों में यूज होता है यादव मूल्यवान पत्र, आभूषणों में। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक व्यवस्था थी। इसके अलावा व्यापार सिस्टम हो रहे, व्यापार को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। ठीक है, और देखते क्या रहेगा अपना। आगे देखिए जो वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग के बारे में देखो। तो सेंधावासी थे, सैंधव लोग, ये वस्त्र बुनना, वस्त्र बनाना, पहले तो बनाना, बुनना, सिलना, कसीदा करना आदि जानते थे। आदि जानते थे क्योंकि हमें बड़ी मात्रा में हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि से वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो वस्त्र थे ये ऊनी, सूती व रेशमी हुआ करते थे। इसके अलावा इन वस्त्रों को बुनने के लिए धातु की सुइयां प्राप्त हुई, धातु की सुइयां प्राप्त हुई है। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये वस्त्र बुनना जानते थे। इस एरिया में सैंधव सभ्यता में कपास की खेती बड़ी मात्रा में होती थी। बड़ी मात्रा में होगी तभी तो वस्त्र बनेंगे। जो वस्त्र मिले हैं कैसे मिले हैं, ऐसे नहीं कि कपड़ा मिला है। ये वस्त्र किसी चीज में लिपटा हुआ मिला है, किसी चीज पे रखा हुआ मिला है, किसी चीज के साथ मिला है। तो इस तरह से वस्त्र के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, और देखो जो वस्त्र के अवशेष मिले हैं इसमें क्या है, कढ़ाईदार रंगाई के साथ साथ ही क्या करते थे, कपड़ा रंगना, कशीदार करना, रंगना, रंग रोगन करना वस्त्रों को, इनसे परिचित थे। जो कशीदा करना इनकी काफी इंपॉर्टेंट विशेषता थी वस्त्र उद्योग की, क्योंकि जो हमें पुजारी की मूर्ति जो मिली है उस पर जो पुजारी जो वस्त्र पहना है उस पर कशीदा किया हुआ है। इससे पता चलता है कि कशीदा कार्य में भी एक्सपर्ट थे ये लोग। ठीक है, तो ये वस्त्र उद्योग हो गया अपना। और इसके साथ साथ वस्त्र उद्योग में हमें वस्त्र कपड़ा बुनने की जो चरखे होते थे, चरखे की गांधी जी चरखा चलाते थे, वे चरखियां मिली। कपड़ा बुनने की थोड़ी होती, हाँ कपड़ा बुनने वाली चरखियां भी प्राप्त हुई।
मतलब धागा काटने के लिए, इसे क्या बोलता है? काटने, काटना जानते, काटना, धागा काटना, धागा काटना। जैसे गांधी जी चला चरखा, उस कपास से क्या करते? कपास को काट कर उससे धागा बनाया जाता था, धागे से कपड़ा बनाया जाता था। कपड़े को फिर वस्त्र का स्वरूप दे दिया जाता, जिस हिसाब से पहनते थे। तो उस पर कशीदार रंग रोगन आदि करके उसे बाजार में बेचा जाता था। तो ये वस्त्र उद्योग हो गया। ठीक है, तो इकोनॉमिक व्यवस्था थी। इसमें किसी को समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। बाकी नोट्स वगैरह तो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप और अच्छे से पढ़ लेना। और मैं आपको बुक्स की लिस्ट बता दूंगा कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है और किस हिसाब से पढ़नी है, वो मैं आपको बता दूंगा आने वाले वीडियोस में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। हम इसके व्यापार तंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।